हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही है पढ़ाई आप लोगों की? मस्त है आप लोग? आज अपना वेक्टर्स का जो है लेक्चर 4 है। तो इसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे। ऑलरेडी हम लोग लेक्चर 3 पे लीनियरली डिपेंडेंट एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट के बारे में पढ़ चुके हैं, जो थ्योरी बेस था। इस लेक्चर में हम लोग उसी थ्योरी के ऊपर में कुछ सम्स करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे टाइप के सम्स आता है। पहला क्वेश्चन है कि आपको दो सेट ऑफ वेक्टर्स दिए हैं। फर्स्ट सेट ऑफ वेक्टर में 3 वेक्टर्स है और क्वेश्चन पूछा है ये लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। तो मैं हमेशा अपने बच्चों को बोलता हूँ कि लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट चेक करने के लिए आप डिटर्मिनेंट का यूज़ करें। तो यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट फॉर्म करते हैं। तो आई कैप के जितने भी वेक्टर है आई से रिलेटेड, तो इसको आई कैप से जो वेक्टर है कंपोनेंट जो आ रहे हैं वो सबको एक कॉलम वेक्टर में ले लेते हैं। और यहाँ पर जे कैप के जो कोफिशिएंट्स है 1 है, 0 है और -1 है, 0 है एंड 3 है। तो ये आपका एक सेकेंड कॉलम बनेगा। तो यहाँ पर समझने के लिए ये आई कैप के लिए है, ये जे कैप का सारा कोफिशिएंट ले लिया मैंने, और ये के कैप के लिए जो भी कोफिशिएंट आ रहे हैं उसको आपको लेना है। -3 है, उसके बाद -4 है, उसके बाद -1 है। तो ये जो डिटर्मिनेंट आ रहा है इसका वैल्यू को आप कैलकुलेट करें। अगर इसका वैल्यू ज़ीरो आया तो डिपेंडेंट बोलेंगे, अगर ज़ीरो नहीं आया तो इंडिपेंडेंट। तो सारा कुछ ये डिपेंड कर रहा है इस डिटर्मिनेंट के वैल्यू के ऊपर में। तो आप चाहे तो इसको जो है इरेज कर सकते हैं ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। 3/3 का डिटर्मिनेंट है अपने पास। तो इसको सॉल्व करते हैं। 2 आउटसाइड, तो हम अलोंग द फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में इसको ब्रेक करने जा रहे हैं। तो 0 इंटू -1 ये ज़ीरो हो जाएगा, 3 12 आएगा। -1, -1 के लिए 1 इंटू -1 -1 एंड 4 इंटू -3 ये हो जाएगा +12। ठीक है ना। तो ये गया 1 इंटू -1, 4 इंटू -3 +12। लास्ट वन इज़ -3, देन ब्रैकेट 1 इंटू 3 3 एंड -0। तो नाउ इट विल बी वर्ट 24, देन 12 -1 11, 11 को आप -1 से मल्टीप्लाई कर दिए -11 और यहाँ पर -9। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कहीं पर कोई कन्फ्यूज़न है कि नहीं, या फिर कोई कैलकुलेशन में एरर है कि नहीं, चेक कर लेता हूँ। 4 3 -1 ओके। 2 से पहले मैंने लिया तो 0 इंटू -1, 3 इंटू 4 12, 1 के पास यहाँ पर ये और ये कटा, 1 इंटू -1 और यहाँ पर 4, ओ हो 4 इंटू 4 16 होगा यहाँ पर, 4 इंटू 4 यहाँ पर 16 हो जाएगा। तो 16 -1 ये हो गया आपका +15, और +15 को -1 से मल्टीप्लाई करने से -15। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये -15। आंसर क्या आ रहा है? 24 - 24 इज इक्वल टू 0। तो डिटर्मिनेंट अगर कभी ज़ीरो हो जाए तो वो जो वेक्टर्स है वो वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट। सेकेंड वाला भी बहुत ही इजी है, आपको एक ही तरीक़ा से ये वेक्टर को कैलकुलेट करना है और इसका आंसर को आपको देखना है क्या आ रहा है। ठीक है ना। तो सेकेंड वाला क्वेश्चंस को ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो इससे जो आपका डिटर्मिनेंट बनेगा, तो नाउ यहाँ पर आ रहा है आई कैप का जितने भी कोफिशिएंट है उसको एक कॉलम में रखें आप। जे कैप का सारा कोफिशिएंट जो है तीनों इक्वेशन से एक कॉलम बना ले, और के कैप से 2 -1 और -1। ठीक है ना। तो 1 -3 2 2 -4 -1 3 2 -1। ठीक है ना। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं 1 के रिस्पेक्ट में। तो 4 इंटू 1 पहला 4 आएगा, देन +2, माइनस माइनस में +3 हो गया, और ब्रैकेट में आ रहा है आपका 2 इंटू -1 -2 एंड देन +3। यहाँ पर हो रहा है +2, और यहाँ पर आपके पास आ रहा है 2 इंटू 2 4 आ जाएगा, और +3 इंटू 4 12 हो जाएगा, 3 इंटू 4 12। ठीक है ना। 2 इंटू 2 4 एंड देन 3 इंटू 4 12। चलो,
तो यहाँ पर 2 + 4 6 हो गया, यहाँ पर 3 - 2 1 देन 3 और 4 + 12 16, 16 × 2 32, 16 × 2 32। तो यहाँ पर कितने आ रहे हैं आपके पास 32 और यहाँ पर 6 3 9 मैंने 41 कुछ आ रहा है 41 की तरह। तो दैट मीन्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो है 41, दैट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से क्या पता है डिटर्मिनेंट का वैल्यू ज़ीरो नहीं है, तो वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट्स, वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो आपको ये याद रहेगा बच्चों कि जब भी आपको लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट चेक करना पड़े और वहाँ से अगर 3x3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बन रहा है, 3x3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट या 4x4 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बन रहा है, तो आपको सिर्फ चेक करना है जो करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट का वैल्यू ज़ीरो आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर ज़ीरो आया तो आप बोलेंगे डिपेंडेंट है, और ज़ीरो नहीं आया, नॉन ज़ीरो कोई क्वांटिटी आ गया तो आप बोलेंगे इंडिपेंडेंट है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि फाइंड ABC सच दैट, ये जो वेक्टर आर वेक्टर है जिसको हम लोग एज ए लीनियर कम्बिनेशन ऑफ R2 R3 लिखे हैं, उसके बाद आप या क्या कंक्लूजन ले सकते हैं जब आपको ABC का वैल्यू पता चल जाए। तो इसका मतलब ये क्वेश्चंस हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए ये फोर्थ वेक्टर जो है आर वेक्टर, इसको आपको लिखना है A टाइम्स ऑफ R1 then B times of R2 vector and then C times of R3 vector। तो नाउ R4 वेक्टर का वैल्यू है 3i + 2j एंड देन 5k, और यहाँ पर आपके पास है A × R1 वेक्टर दैट मीन्स 2i वेक्टर - j वेक्टर + k वेक्टर, और यहाँ पर B टाइम्स ऑफ i वेक्टर देन 3j वेक्टर एंड 2k वेक्टर, और उसके बाद आपके पास है C प्लस R3 वेक्टर। तो R3 वेक्टर का वैल्यू है 2i + j वेक्टर और -3k कैप वेक्टर। यहाँ से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो मल्टीप्लाई करने के बाद जितने भी i के कोफिशिएंट है उसको एक साथ रखना है। तो जितने भी i के कोफिशिएंट है 2 × a आ जाएगा। फर्स्ट सब पहला टर्म ले लेते हैं सब ब्रैकेट से b, और यहाँ से 2c बाहर में एक i ले लेंगे। यहाँ पर सबका सेकेंड टर्म ले लेते हैं, यहाँ पर -1 है, -1 × a -a, यहाँ पर 3 × b 3b, और उसके बाद फिर से बाहर में एक j कैप। नाउ हियर वी हैव k × 1 k, देन b × -2 2b, देन -3c एंड बाहर में एक k कैप, और ये बना आपके पास 3i वेक्टर, देन यू हैव 2j वेक्टर एंड 5k वेक्टर। तो यहाँ पर जो भी वेक्टर आए हैं उसके बाद आप देख सकते हैं कि हम लोग लेक्चर 3 में अगर आप देखेंगे तो एक रिज़ल्ट मैंने आप लोग को लिखाया था। लेक्चर 3 में एक रिज़ल्ट मैंने लिखाया था आप लोगों को कि अगर x1 a वेक्टर, x2 y1 करते हैं इसको, तो x1 a वेक्टर, y1 b वेक्टर और z1 c वेक्टर अगर ये बराबर है x2 a वेक्टर प्लस y2 b वेक्टर और प्लस z2 c वेक्टर का, तो यहाँ से हम लोग डिसीजंस ले सकते हैं कि x1 = x2 होगा, y1 = y2 होगा और z1 = z2 होगा। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ आपके पास i कैप, j कैप और k कैप है, जो तीनों वेक्टर ही नॉन कोप्लानर है। नॉन जीरो नॉन कोप्लानर वेक्टर अगर होता है तो ये वाला हमेशा इक्वल होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं सिंस i j एंड k आर, ये जो यूनिट वेक्टर है दे आर नॉन ज़ीरो एंड नॉन कोप्लानर वेक्टर एंड नॉन कोप्लानर वेक्टर्स। तो देयरफॉर ये कोफिशिएंट इक्वल होगा, दैट मीन्स 2a + b - 2c शुड बी इक्वल टू 3, -a + 3b + c इज़ इक्वल टू 2, और लास्ट वाला इक्वेशन क्या बन जाएगा बच्चों, a - 2b - 3c इज़ इक्वल टू 5 के बराबर। अब ये तीनों को आपको सॉल्व करना है, तो सॉल्व फॉर a b एंड c। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, बहुत ही इजी है, कोई ज़्यादा लफड़ा नहीं है इसमें। लास्ट का 2 इक्वेशन ऐड करेंगे तो a ऐसे ही कट जाएगा, b c में रिलेशन आएगा। सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई ऐड कर देंगे तो a और c ऐसे ही कट जाएगा, b निकल जाएगा। तो यहाँ से आप जब कैलकुलेट करेंगे तो डायरेक्टली आप
सॉल्व करके देखना, यही वैल्यू आपको मिलने वाला है। a इजिकल टू -2, b इजिकल टू 1 एंड c इजिकल टू -3। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि R4 जो वेक्टर है वो -2 टाइम्स ऑफ R1 वेक्टर है और 1 टाइम्स ऑफ R2 वेक्टर है, और उसके बाद -3 टाइम्स ऑफ, तो यहाँ पर डायरेक्टली -3 लिखते हैं, -3 टाइम्स ऑफ R3 वेक्टर है। तो यहाँ से क्या पता चला कि R4 वेक्टर को आपने एज ए लीनियर कम्बिनेशन ऑफ 3 वेक्टर्स लिख पा रहे, ठीक है ना। तो ये जो वेक्टर्स है R1, R2, R3 और R4, ये कैसा वेक्टर है? ये चारों वेक्टर जो है ये लीनियरली डिपेंडेंट है, लीनियरली डिपेंडेंट है, क्योंकि एक वेक्टर को आपने बाकी रिमेनिंग वेक्टर के रिस्पेक्ट में लिख पा रहे हो। तो यहाँ पर एक थ्योरम आता है कि ये जो वेक्टर है आपने कौन से डायमेंशन में लिया था? आपने लिया था R3 में। तो R3 में आपने 4 वेक्टर लिया, तो ये ऑलवेज जो है लीनियरली डिपेंडेंट होगा। तो एनी फोर वेक्टर्स इन R3, एनी 4 वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट इन R3। तो R3 को जो है R3 में कोई भी आप वेक्टर लेंगे, 4 वेक्टर, वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा, क्योंकि R3 को जो है स्पैन करने के लिए आपको तीन नॉन को प्लानर और नॉन जीरो वेक्टर्स की ज़रूरत है, और उससे आप चौथा वेक्टर को स्पैन कर पाएंगे। तो ये थ्योरम इससे रिलेटेड होता है। अभी जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जस्ट वही क्वेश्चन यहाँ पर एक बार फिर से आ गया कि प्रूव दैट 4 वेक्टर्स, कोई भी 4 वेक्टर्स को आप जो है लीनियरली डिपेंडेंट प्रूफ कर सकते हैं। तो एनी 4 वेक्टर विल बी द लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप ऐसे इसको सोच सकते हैं कि मान लीजिए अगर आपके पास 4 वेक्टर्स है, ठीक है ना, तो उसको आपको दिखाना है लीनियरली डिपेंडेंट दिखाना चाहते हैं आप। लीनियरली डिपेंडेंस दिखाना है, ओके वेट, अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं ना, वो पिछला जो क्वेश्चन है उसी का कंसेप्ट को यहाँ पर यूज़ कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर बोला है 3D के बारे में, तो 3 डायमेंशन है आपके पास, तो ये 3 डायमेंशन को जनरेट करने के लिए, बाय स्पैन करने के लिए आपको 3 इंडिपेंडेंट वेक्टर चाहिए। तो ये 3D स्पेस को टू स्पैन दिस 3D स्पेस, इस 3D स्पेस को अगर हम लोग स्पैन करना चाहे तो वी रिक्वायर हम लोग को क्या चाहिए? 3 नॉन ज़ीरो एंड नॉन कोप्लानर वेक्टर चाहिए, नॉन कोप्लानर वेक्टर्स, जिससे हम लोग 3D को स्पैन कर सकते हैं। तो आपके पास वेक्टर कितने हैं? 3 नॉन कोलिनियर नॉन कोप्लानर वेक्टर है। तो देयरफॉर हेंस एडिशन ऑफ एनी अदर वेक्टर, कोई भी एक वेक्टर अगर हम लोग और इसमें ऐड करते हैं, इज़ रिडंडेंट। मतलब क्या हुआ इसका? रिडंडेंट, दैट इज दिस एक्स्ट्रा वेक्टर can be spanned by the help of remaining 3 वेक्टर्स। वो जो 3 वेक्टर बच गए उसके आप हेल्प से इसको जनरेट कर सकेंगे, उसको स्पैन कर सकते हैं, उसको लीनियर कम्बिनेशंस में आप लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या प्रूफ हो गया? हेंस 4 वेक्टर्स आर, तो जब मैं वर्ड में लिख ही रहा हूँ,
henceforth vectors are linearly dependent in 3D। तो 4 वेक्टर अगर आप 3D मिलेंगे तो वो ऑलवेज जो है लीनियरली डिपेंडेंट ही होगा। क्लियर हो रहा है ये कॉन्सेप्ट? चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इसको भी ले लेते हैं। क्वेश्चंस क्या है देखिए कि सो दैट द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट द वेक्टर्स इज़ डिपेंडेंट। अगर वेक्टर डिपेंडेंट है तो उसका जो है करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट ज़ीरो होगा, और अगर करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट ज़ीरो है तो एसोसिएटेड वेक्टर जो 3 आएंगे वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। तो ये बहुत ही आसान है। तो मान लेते हैं आपके पास एक क्यूबॉइड है, तो इस क्यूबॉइड का जो को टर्मिनल एजेस है ये 3 वेक्टर से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। ठीक है ना बेटा, सबको समझ में आना चाहिए, ये अपना ओरिजिन है। तो इसके जो पहला वेक्टर है वो मान लेते v1 है, और ये दूसरा वेक्टर यहाँ से जा रहा है, और ये OB वेक्टर है, ये OA वेक्टर है, तो ये अपना v2 वेक्टर है, तो ये अपना OC वेक्टर है, दैट इज़ इक्वल टू v3। तो आपको क्या पता है कि अगर को टर्मिनल एजेस मतलब वेक्टर का लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, अगर ये तीनों को हम लोग 3 वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं तो बॉक्स ऑफ v1 v2 एंड v3, ये तीनों वेक्टर का अगर हम लोग बॉक्स प्रोडक्ट ले लेते हैं, ठीक है ना, या फिर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो ये असल में क्या आता है, यही डिटर्मिनेंट आता है, यही डिटर्मिनेंट आएगा a1 b1 c1। मतलब यहाँ पर आप i कैप j कैप और k कैप का कोफिशिएंट ले रहे हैं, a2 b2 c2 आ जाएगा और a3 b3 c3 आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करने का मतलब क्या होता है, असल में कैलकुलेट करने का मतलब होता है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम। ये जो रिज़ल्ट देगा ये आपको वॉल्यूम देगा, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। ये क्यूबॉइड का वॉल्यूम आपको मिल जाएगा यहाँ से। तो इफ़ अगर मान लेते कि वॉल्यूम ही ज़ीरो है, तो ये वॉल्यूम ज़ीरो कब होगा, ये कब वॉल्यूम ज़ीरो होगा, जब आपका हाइट ही ना हो। 2 वेक्टर तो है, और तीसरा वेक्टर जो ऊपर की तरफ गया था ये वेक्टर, मान लीजिए पहला 2 वेक्टर जिस प्लेन को क्रिएट कर रहा है, जनरेट कर रहा है, ये वाला इसी प्लेन के ऊपर में आके v3 भी हो जाए, लाइक दिस वन v3। तो इफ़ 3 वेक्टर्स आर को प्लानर, तो उसका जो है करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम जो है ज़ीरो आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो आता है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि v1 और v2 और v3 ये तीनों वेक्टर कैसे हो जाएंगे भाई, ये तीनों वेक्टर हो जाएंगे को प्लानर वेक्टर, मतलब एक ही प्लेन के वेक्टर होंगे, को प्लानर वेक्टर। और को प्लानर वेक्टर का मतलब क्या होता है यहाँ पर, लीनियरली डिपेंडेंट, क्योंकि एक वेक्टर को आप दूसरे 2 वेक्टर के कम्बिनेशंस में ज़रूर लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका नेसेसरी पार्ट। सफिशिएंट पार्ट क्या है कि सफिशिएंट पार्ट ऐसे आएगा, तो अगर आपका डिटर्मिनेंट ज़ीरो है तो मतलब वॉल्यूम ज़ीरो है, वॉल्यूम ज़ीरो हुआ, अगर किसी पैरेललोपिपेड का वॉल्यूम ज़ीरो है मतलब डिटर्मिनेंट ज़ीरो है, तो वहाँ पर क्या होगा कि वो तीनों वेक्टर को कोप्लानर होना होगा। ठीक है ना, और तीनों वेक्टर अगर कोप्लानर है तो वॉल्यूम ज़ीरो होगा। क्लियर हो रहा है? तो डिटर्मिनेंट ज़ीरो है मतलब वेक्टर्स कोप्लानर है, और वेक्टर्स अगर कोप्लानर है तो वॉल्यूम ज़ीरो होगा। तो हम लोग इसको ऐसा क्रिएट कर सकते हैं कि कोप्लानर COPLANAR कोप्लानर अगर है वेक्टर्स, तो आपका वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम ज़ीरो हो जाएगा। और अगर वॉल्यूम ज़ीरो है तो वेक्टर्स कोप्लानर है। क्या आइडिया क्लियर हो रहा है? तो इसी के लिए यहाँ पर इफ़ एंड ओनली इफ़ है, मतलब नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है कि अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो हुआ तो वेक्टर्स कोप्लानर थे, और अगर वेक्टर पहले से ही कोप्लानर है तो फिर वॉल्यूम फॉर्म ही नहीं करेगा, वो ज़ीरो आ जाएगा। इसका मतलब करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है ना, तो आई होप इसको आप लोग समझ पाए होंगे, आई होप इसको आप लोग समझ पाते होंगे। तो नेसेसरी कंडीशंस क्या है कि डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो तो वेक्टर्स कोप्लानर है, और वेक्टर्स अगर कोप्लानर है, सफिशिएंट कंडीशन, अगर वेक्टर्स कोप्लानर है तो उसका करस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम वो ज़ीरो आ जाएगा। तो होप ऑल ऑफ़ यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। तो लेक्चर 3 के बेसिस में मैंने लेक्चर 4 क्रिएट किया, जो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाता है लेक्चर 3 के कंसेप्ट के ऊपर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में, वो होगा हमारा लेक्चर 5 जो थ्योरी होगा, और लेक्चर 6 उसी का जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा। तो होप आप लोग सभी इन्जॉय कर रहे हैं मैथ्स क्लास को। उम्मीद करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मैथ्स एकेडमी से जुड़े, नूर सर के मैथ्स क्लासेस से जुड़े एंड इन्जॉय करें मैथमेटिक्स को। आप लोग के लिए ढेर सारे शुभकामना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।